Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator खुशी एंड आज हम हमारी वीडियो सीरीज 1 वीक 1 यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। ये है पार्ट फोर्थ में हम क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस को स्टडी करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है, किस तरीके से बनाई जाती है, हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या होते हैं। हाइपोथेसिस में दो तरह के और भी अलग टाइप के टाइप्स आते हैं, लाइक नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, किसको हम रिजेक्ट करते हैं, किसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिसर्च का डिजाइन, कि रिसर्च को किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, मैप तैयार किया जाता है कि हमें आगे किस तरीके से प्रोसीड होना है। तो ये दोनों टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ये हाइपोथेसिस है और रिसर्च डिजाइन है, ये आपको पेपर 1 के सिलेबस में नहीं दिखेगा, लेकिन आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनडायरेक्टली जो हमारा हाइपोथेसिस है, रिसर्च डिजाइन है, सैम्पलिंग डिज़ाइन है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, वो हमारे सिलेबस में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ रिसर्च या स्टेप्स ऑफ रिसर्च, उसके अंदर हमारे ये स्टेप्स थे। तो एग्ज़ाम में इन्हीं स्टेप को आगे बाइफरकेट करके पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से रिसर्च में जो हाइपोथेसिस है वो बनता है, डिज़ाइन किस तरीके से होता है, और सैम्पलिंग के हमारे जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है हमसे पेपर 1 में पूछ ली जाती हैं, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है, डायरेक्ट मेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट देखें तो प्रोसेस में लिखी गई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें ये मेंशन नहीं किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं लिखे गए, लेकिन वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए उन चीज़ों को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की और रिसर्च डिज़ाइन की। तो अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपके जो सिलेबस है, तो आपका जो सिलेबस है वहां पर स्पेशली मेंशन है हाइपोथेसिस एंड रिसर्च डिजाइन, तो आपको वहां से देख लेना। और ये जो वीडियो है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इक्वल रेलिवेंट है। तो आप लोग ये इस वीडियो को अच्छे से सुन लें, क्योंकि आपके पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लस पेपर 2 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर स्टैटिस्टिक या रिसर्च है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस। अब देखो हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टेप्स करवाए थे रिसर्च के। तो रिसर्च के स्टेप्स में आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने क्या किया था कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप आया था रिसर्च डिजाइन की। रिसर्च के अंदर एक ब्लूप्रिंट या एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग क्या है रिसर्च चलती है। तो अब यहाँ पर अगर आपको याद नहीं है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च डिजाइन हमारे स्टेप्स के अंदर आए थे, या आपने उस वीडियो को नहीं सुना है, तो पहले आप मेरी जो तीनों पार्ट हो चुके हैं रिसर्च के उसको जरूर कवर कर लें, क्योंकि जो चीजें हैं ना वो सीक्वेंस में चलती हैं। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो आप कहोगे कि मुझे समझ नहीं आया। तो आपको अगर समझना है अच्छे तरीके से तो आप पहले उन वीडियोस को जरूर देखकर आए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस देखो क्या कहता है कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम या तो प्रूव करना चाहते हैं या जिसको हम डिसअप्रूव करना चाहते हैं। इसकी वैलिडिटी जो होती है वो अननोन होती है। वैलिडिटी मतलब अननोन क्या है कि हमें नहीं पता कि जो लाइन लिखी गई है, जो स्टेटमेंट लिखी गई है, जो प्रोपोजिशन लिखी गई है वो सही है या गलत है। हम इसको वैलिडेट करना चाहते हैं, दैट मीन्स हम उसको प्रूव करना चाहते हैं या फिर डिसअप्रूव करना चाहते हैं। एक तरीके से हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इसी को हम टेंटेटिव स्टेटमेंट को ही हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। कंजेक्चुअल स्टेटमेंट या प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइपोथेसिस में एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया कि सबसे ज्यादा इमेजिनेशन कहाँ होती है, जहां पर हम इमेजिन करते हैं, कुछ चीजों को हम सोच कर देखते हैं, क्रिएटिविटी कहाँ पर आती है, तो वो कहाँ आती है, हाइपोथेसिस में आती है। क्योंकि जो हाइपोथेसिस होती है वो एक तरह से क्या होती है, हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, उसी के बेस पे हम क्या बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि मस्ट बी जर्नलाइज्ड एंड प्रैक्टिकल। जो हाइपोथेसिस होती है वो ऐसे ही नहीं हमने अपनी कल्पनाओं में बनाई, लेकिन वो कल्पना ही हो, उसकी एक रियल में एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए। जर्नलाइजेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो एक बड़े लेवल पे अप्लाई होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए, क्योंकि हाइपोथेसिस जो स्टेटमेंट होती है ना वो जितनी इजी रखोगे, जितनी सिंपल रखोगे, उतने ही कम चांसेस होते हैं उसके क्रिटिसिज्म के। लेकिन जितने ही अगर आप अपने हाइपोथेसिस को, अपनी स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स बनाते चलोगे ना, उतने ही ज्यादा जो चांसेस हो जाते हैं कि आपकी लाइन को कोई ना कोई आके क्रिटिसाइज कर जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हाइपोथेसिस को कॉम्प्लेक्स की जगह पर क्या है, सिंपल रखा जाए।
फिर आता है फोकस्ड, बिल्कुल फोकस्ड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर वही कि सब्जेक्टिव नहीं चलनी चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव। बायस्ड नहीं होनी चाहिए। फिर आता है टेस्टेबिलिटी, एक ऐसी हाइपोथेसिस होनी चाहिए जिसको हम टेस्ट भी कर सकें, ऐसे नहीं कि उसकी टेस्टिंग हो ही नहीं सकती। हेल्प्स इन मेकिंग द सिंपल डिजाइन, और ये क्या हेल्प करती है हमें एक डिजाइन बनाने में, जो हमने सैंपल डिजाइन की बात करते हैं। हाइपोथेसिस के बेस पे ही हम आगे की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो करते हैं, चाहे वो हमारा रिसर्च का डिजाइन हो जाए, पॉपुलेशन को डिफाइन करना हो या सैंपल डिजाइन बनाना हो, तो उसका जो मेन बेस होता है वो क्या होता है, वो हाइपोथेसिस होता है। और इसी के बेस पे ही क्या है, एक थ्योरी फॉर्मुलेट होती है। फिर आता है हमारा डिजाइन एंड डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च। जो हाइपोथेसिस है वो हमें ये बताती है कि हमें किस वे में चलना है, हमारा मेन मोटिव क्या है वो कौन बताता है, हमें हाइपोथेसिस बताता है, क्योंकि हमें हाइपोथेसिस को ही प्रूव या डिसअप्रूव करना होता है। तो बेसिस ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस है, फाउंडेशन क्या है, हाइपोथेसिस है। फिर क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी की है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जहां पर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया जहां पर आपको रिलेशनशिप दिखाई दे दे, वहां पर हाइपोथेसिस की ही बात होती है। और यहाँ पर हम क्या है, एडवांस सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका हम सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ये बात तो हमने क्या है, रिसर्च की जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें कितनी बार डिस्कस किया था कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसी को हम रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस भी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हाइपोथेसिस या एक स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि दो चीजें आती हैं हाइपोथेसिस से रिलेटेड। फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस डेवलपमेंट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं। फिर आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जहां पर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, अनोवा होता है, काई स्क्वायर, मैन विटनी, क्रूशल वोलिक्स, रैंक कॉरिलेशन, स्पीयर्समैन। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्या है, टेस्ट है, जिनको लगा के हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इसको मैं आपको आज की वीडियो में नहीं कराऊंगी, इसके लिए हम पेपर 2 के अंदर एक वीडियो लेंगे जहां पर हम स्टैटिस्टिक को करेंगे। और यहां पर क्या है, हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कौन कौन से हमारे पास टाइप्स होते हैं हाइपोथेसिस के। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट से हैं या आपके सब्जेक्ट के अंदर स्टैटिस्टिक है, तो मैंने ऑलरेडी एक सीरीज बनाई हुई है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, तो आप उसको देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि स्टैटिस्टिक क्या है, कौन कौन से उसके अंदर चैप्टर्स हैं, उनको मैंने डीप में आपको पढ़ाया है। उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो वो सीरीज आप रेफर कर सकते हैं अपने पेपर 2 के लिए। तो जहां पर हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, डेवलप करते हैं, वहां पर एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर नहीं होता है। और लेकिन जहां पर हमें टेस्टिंग करनी है तो वहां पर एक प्रोसीजर, एक सीक्वेंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। ये क्या होता है, आफ्टर रिव्यूइंग लिटरेचर, जो हमने स्टेप किया था, स्टेप में सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, डिफाइन किया, फिर लिटरेचर रिव्यू किया। लिटरेचर रिव्यू के बाद हमारे पास क्या आया था, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आया था। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर ही हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक वही जो मैंने आपको बताई, कुछ मेथड्स जैसे कि टी टेस्ट, एच टेस्ट, काई स्क्वायर, जो भी मैंने आपको टेस्ट बताए थे, वो सारे क्या है, टेक्निक है, जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स की बात करते हैं। ये जो टाइप्स हैं, एक एक लाइन में मैंने इनको डिस्क्राइब किया है। और ये जो टाइप्स है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो मेन टाइप है ना, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसको हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक टाइप है, तो इनको हम एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ज्यादा डीप में आपको जाने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, नाम से क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसे हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, उनके अंदर जो भी फीचर्स है, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। फिर आता है रिलेशनल हाइपोथेसिस। यहाँ पर रिलेशनल मतलब रिलेशन देखा जाएगा, किसमें, वेरिएबल्स में। तो जहां पर हम रिलेशनशिप देखेंगे वेरिएबल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर आता है कॉजुअल हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जहां पर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखा जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉजुअल हाइपोथेसिस बोलते हैं। कोज एंड इफेक्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको मैंने पार्ट 3 में जब हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया था तो कितना डीप में किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और भी बहुत सारे हमने वेरिएबल्स किए। तो आप वो वीडियो देख लेना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाली। फिर हम बात आती है यहाँ पर
कॉमन सेंस हाइपोथेसिस, मतलब वो हाइपोथेसिस जो बिल्कुल ही कॉमन सेंस के बेसिस पे बन जाता है, हमारी डे टू डे ऑब्जर्वेशन। जब भी हम डे टू डे कुछ भी देखते हैं तो वो हम स्पेशली नहीं देखते, वो हमारी कॉमन सेंस के बेस पे हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं डेली, कुछ आइडियाज जो हमारे माइंड में आते रहते हैं वो कॉमन सेंस हाइपोथेसिस उससे हम डेवलप करते हैं। फिर हमारी आते हैं इंपीरिकल हाइपोथेसिस। इंपीरिकल जहां पर भी आ जाए ना, इंपीरिकल वर्ड का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस से जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपीरिकल बोलते हैं। और इंपीरिकल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस जिसमें यूज की गई है हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपीरिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। वर्किंग हाइपोथेसिस भी इसी को बोलते हैं कि जहां पर कुछ हम वर्क करके देख रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, हम थ्योरी के बेस पे कुछ टेस्ट लगा के देखते हैं, और जब तक वो टेस्ट परफेक्टली करेक्ट नहीं आता है तब तक हम उसको बार बार उस टेस्ट को करते रहते हैं। दैट इज ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर क्या होता है कि जहां पर हम ट्रायल करते हैं, ट्रायल के बेस पे तब तक हम उसको ट्राई करते रहेंगे जब तक हम परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाते। हमने क्या किया, हमने ट्राई किया, एरर आ गया, फिर हम ट्राई करेंगे, फिर कोई एरर आ गया, फिर ट्राई करेंगे, फिर एरर आ गया। एरर मतलब कोई भी गलती आ जाना, कुछ भी आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया कुछ, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, एरर आता जा रहा है, और तब तक हम ट्राई करते रहेंगे जब तक हम क्या है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो ट्रायल एंड एरर मेथड। फिर आता है लॉजिकल हाइपोथेसिस। लॉजिकल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जहां पर हमारे पास क्या है, एक लॉजिक के बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। लॉजिक के बेस पे हम हाइपोथेसिस क्या बनाते हैं कि सबसे पहले तो हम लॉजिक के बेस पे हाइपोथेसिस बना देते हैं और उसको हम बाद में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और जहां पर हमने टेस्ट कर दिया, ट्रायल एंड एरर मेथड जो मैंने आपको पिछला ही बताया, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा इंपीरिकल हाइपोथेसिस बन जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर हम हमारा लॉजिक को लगा के हमने हाइपोथेसिस किया, मतलब कि हमने एक लॉजिकल थ्योरी बना दी, या स्टेटमेंट जो हमने टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई ना, वो हमने क्या बनाई, हमने लॉजिक के बेस पे बनाई है। और उस लॉजिक के बेस पे जब वो हम उसे टेस्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपीरिकल हाइपोथेसिस बोल देते हैं। और यहाँ पर जो एविडेंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जहां पर हमारी न्यूमेरिकल टर्म्स आ जाती हैं वहां पर हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। यहाँ पर हम हमारे पॉपुलेशन को एग्जामिन करते हैं कि किस पॉपुलेशन में से हमें सैंपल निकालना है, उस पूरी पॉपुलेशन को जब हम एग्जामिन करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल हाइपोथेसिस। एनालिटिकल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जहां पर रिलेशनशिप ऑफ एनालिटिकल वेरिएबल्स, जहां पर हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम रिलेशनशिप, उनके अंदर हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, लेकिन जो वो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एनालिटिकल वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है फॉल्स हाइपोथेसिस। फॉल्स हाइपोथेसिस मतलब कि एक वो हाइपोथेसिस जो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, मतलब बाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री, जहां पर हमें क्या है, गलत है, एक तरीके से जो हाइपोथेसिस है वो गलत है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। बैरन हाइपोथेसिस क्या होता है, जहां पर हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट ही नहीं कर सकते, उस हाइपोथेसिस को हम वेरीफाई ही नहीं कर सकते, तो उसे हम बैरन हाइपोथेसिस बोलते हैं। यहां पर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस, दैट मीन्स कोई भी रिजल्ट ही नहीं निकल के आते, ठीक है। सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस कहता है कि जहां पर दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम सिंपल बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है कि जहां पर हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, यहां पर दो वेरिएबल्स हुए तो वो सिंपल हाइपोथेसिस, दो से ज्यादा वेरिएबल हुए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं, जहां पर टू और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टू और मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल। और इफेक्ट किसका होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट होगा किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इसीलिए इसे हम कोज बोलते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इफेक्ट बोलते हैं, राइट। उसके बाद देखो दो तरह के हाइपोथेसिस आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड सेकंड इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देखो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या कहता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नाम से ही क्लियर है, जो डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन किस तरीके से, या तो राइट तरफ डायरेक्शन होगी या लेफ्ट तरफ डायरेक्शन होगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वन टेल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही तरफ डायरेक्शन है। जैसे कि यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी, कोई भी जानवर होता है उसका क्या होता है, एक ही टेल होती है, तो एक तरफ उसकी डायरेक्शन होती है कि मुंह इस तरफ है और पूंछ इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है और पूंछ क्या है, इस तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, वन टेल्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि गर्ल्स इज मोर देन बॉयज, ठीक है, चाहे गर्ल्स जो हैं वो 30 हैं और बॉयज कितने हैं, 20 हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है। तो यहाँ पर वन साइड डायरेक्शन बोली जा रही है कि ये क्या है, एक जना ज्यादा है एक कम है। उसी तरीके से बॉयज इज मोर देन गर्ल्स, तो बॉयज क्या है, गर्ल्स से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर भी वन साइड डायरेक्शन होगी कि बॉयज ज्यादा है। तो ये क्या होता है, ये वन साइड होता है, मोर स्पेसिफिक होता है, ये हमें स्पेसिफिक बता रहा है कि एक चीज ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायरेक्शनल, जो हमें एक डायरेक्शन बताता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें बता देता है। सेकंड
सेकंड क्या आता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम टू टेल्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे इस डायग्राम के अंदर क्या है, हमारी इस तरफ को भी टेल है और इस तरफ को भी टेल है, तो ये क्या है, टू टेल्ड है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो ये क्या था, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। वन टेल्ड और टू टेल्ड भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस के टाइप्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट आता है नल हाइपोथेसिस और सेकंड आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखो, नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम HA से करते हैं, या फिर H1 भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग। नल हाइपोथेसिस को हम चांस हाइपोथेसिस बोलते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के तो 3 अलग अलग नाम है। तो आपको सारे नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो मेन इसके नाम है, उसके अलावा जो इसके अदर नेम है, उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये वाला हमें नहीं पता, ये न्यू आ गया, लेकिन वो न्यू नहीं है, वो उसका ही अल्टरनेटिव नेम्स है। तो यहाँ पर ये जो नाम है, इनको भी आपको याद रखना है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं, या रिसर्चर हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या होती है कि जो नल हाइपोथेसिस होती है, तो रिसर्चर क्या चाहता है कि जो नल हाइपोथेसिस है उसे वो रिजेक्ट कर दे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले। रिसर्चर ये चाहता है। देखो किस तरीके से चाहता है, आपको इसको याद भी रख सकते हो, ए फॉर अल्टरनेटिव और ए फॉर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है वो चाहता है कि वो अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर दे और जो दूसरा रह गया उसको वो रिजेक्ट कर दे। ठीक है, अब इसका जो अदर चीज है, दैट इज यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। मतलब यहाँ पर ये कहा जाता है जो वेरिएबल है उनके अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। दैट मीन्स इक्वल बोल दिया जाता है कि अगर ए ऐसा है तो बी भी ऐसा ही है, वो इक्वल है, दोनों ए और बी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं बताया जाता, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं बताया जाता, वो दोनों इक्वल, मतलब उनके अंदर का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो जीरो डिफरेंस है, वो नन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर डिफरेंस होता है, वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंस होता है, रिलेशनशिप भी होता है। यहाँ पर जो तीनों साइन है वो यूज होते हैं, नॉट इक्वल टू, मोर देन, लेस देन। तो ये तीनों साइन यूज होते हैं, जिसे हम तीनों को ही हम क्या बोलते हैं कि अनइक्वल है, या तो वो ज्यादा है या कम है या इक्वल नहीं है। लेकिन नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि नल हाइपोथेसिस को जो रिसर्चर है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो उसे रिजेक्ट करना चाहता है, डिसअप्रूव करना चाहता है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर क्या करना चाहता है, उसे वो प्रूव करना चाहता है और एक्सेप्ट करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया कि ए इज इक्वल टू बी। अगर हमने ये पहले ही अज्यूम कर लिया कि ए बी के इक्वल है, तो हम अगले पे कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट इक्वल लेके हम क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट, डिसअप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारी रिसर्च है वो बायस्ड ना हो जाए या फिर सब्जेक्टिव ना हो जाए, किसी की पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड ना हो जाए। दैट मीन्स हमारी जो रिसर्च है वो अनबाइस्ड रहे और ऑब्जेक्टिव रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम उसी को कि अनबाइस्ड रहने के लिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसकी जो टेस्टिंग होती है वो इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट होती है, लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसकी टेस्टिंग को डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक चीज क्या होती है, रिजेक्ट होती है और दूसरी एक्सेप्ट हो जाती है। उसी तरीके से अगर एक रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया तो उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और अगर उसने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कि हमारे पास दो चीजें हैं, तो एक को हमें रिजेक्ट करना है, एक को एक्सेप्ट करना है। अगर हमने फर्स्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे को रिजेक्ट कर देना है। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, की वो दोनों एक दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं। फिर आता है हमारा नल हाइपोथेसिस। इसके अंदर दो तरह के ना एरर होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर दोनों ही हमारे नल हाइपोथेसिस के अंदर आते हैं, इसीलिए इसको हम H0 लिखते हैं और इसको भी हम H0 लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नल हाइपोथेसिस के अंदर ही आते हैं। अब देखो, अगर हमने जो डिसीजन लेना था वो राइट था, राइट मतलब वो सही था, लेकिन उसे हमने रिजेक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा एरर। कि कोई चीज सही थी, कोई डिसीजन सही था, अगर हम लेते तो हमें प्रॉफिट होता, लेकिन हमने क्या किया, उस राइट डिसीजन को रिजेक्ट कर लिया, दैट इज एरर। फिर आता है एक डिसीजन था वो हमारा गलत था, अगर हम वो डिसीजन लेते तो हम लॉस में जाते, लेकिन उस डिसीजन को हमने एक्सेप्ट कर लिया और हम लॉस, तो अब हम लॉस में जाएंगे, तो वो भी क्या है, हमारा एक एरर है। तो दोनों ही एरर्स हैं। टाइप 1 एरर में सबसे फर्स्ट हम टाइप 1 एरर करते हैं। टाइप 1 एरर क्या कहता है, राइट डिसीजन था लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा वो एरर हो गया टाइप 1 एरर, जिसे हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, इसे हम फॉल्स हिट भी बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स हिट हम इसको बोलते हैं। और जो नल हाइपोथेसिस का फर्स्ट
टाइप एरर है तो वो क्या होता है, वो ज्यादा डेंजरस होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट या फिर जो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है कि ज्यादा डेंजरस है वो कौन सा है, तो वो टाइप 1 एरर होता है जो ज्यादा डेंजरस होता है। अब इस एरर को हम क्या बोलते हैं, इस एरर को हम ए से डिनोट करते हैं। ए मतलब अल्फा, अल्फा ए, और इसी ए को अल्फा को क्या बोला जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला जाता है। अगर हम 1 में से ए को माइनस कर दें, क्योंकि हमारी कोई भी चीज होती है ना उसको हम 1 लेके चलते हैं या 100% लेके चलते हैं, तो अगर हम इसने 1 ले लिया तो 1 में से अगर हम अल्फा को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रहता है, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या रह जाता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक चीज थी उसमें से अगर हमने हमारे एरर को कम कर दिया, एरर को माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास बची वो हमारे पास क्या है, वो हमारा एरर नहीं है, वो हमारा एक अच्छा डिसीजन है। जहां पर हमने एरर को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, अवॉइड टाइप 1 एरर, जो कि राइट हमारा डिसीजन था और उसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि हमने यहां पर किया 1 में से अगर हमने एरर को माइनस कर दिया, दैट मीन्स हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा या टाइप 1 एरर को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो डिसीजन होगा उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये हमारा क्या होता है, करेक्ट डिसीजन होता है। तो होप सो ये आपको जो टाइप 1 एरर है वो क्लियरली समझ आ गया होगा। अब ये जो होता है ना एक्सपेरिमेंटर, जो एक एक्सपेरिमेंट करने वाला पर्सन होता है, वो क्या करता है, इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड कर लेता है कि वो कितना सोचता है कि उसका कोई भी डिसीजन ले रहा है कि वो उसका गलत भी हो सकता है। तो वो पहले ही परसेंटेज लेके चलता है, तो इसकी परसेंटेज जो होती है वो 1 या 5 होती है। वो ये सोच के चलता है कि जो मेरा डिसीजन है वो या तो 1% गलत हो सकता है या 5% गलत हो सकता है। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब जो एरर होता है वो 1% हो गया तो हमारे सही होने के चांसेस कितने हो गए, 99% हो गए। और अगर हमारा जो एरर है वो 5% हो गया तो हमारे उस एरर के सही होने के चांसेस कितने होते हैं, 95% होते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमारे जो डिसीजन होते हैं वो टोटली 100% होता है, जिसमें से सही डिसीजन या गलत डिसीजन क्या होता है उसमें बाइफर्केशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो होता है हमारा सेकंड नल हाइपोथेसिस का जो पार्ट है, दैट इज टाइप 2 एरर, जिसे हम क्या बोलते हैं कि हमारा कोई भी डिसीजन था वो गलत था लेकिन फिर भी हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया उस डिसीजन को, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, दैट इज एरर। और उस एरर को हम क्या बोलते हैं, बीटा, बी से डिनोट करते हैं, दैट इज बीटा। और इसको हम वैसे कुछ नहीं बोलते, जैसे इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, इसको हम बीटा ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फाल्स नेगेटिव बोलते हैं या फिर मिस बोलते हैं कि हमसे कुछ एक चूक हो गई है, मिस हो गया। जैसे इसमें हमने 1 में से अल्फा माइनस किया था तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था, उसी तरीके से अगर हम 1 में से बीटा माइनस कर दे, बीटा मतलब वही कि जो हमारा टाइप 2 एरर है, इसको अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास आ जाता है करेक्ट रिजेक्शन। रॉन्ग था तो उसको रिजेक्ट कर दिया हमने, यहाँ पर टाइप 2 एरर को अवॉइड कर दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, 1 माइनस बीटा होता है, ये भी आपसे पूछा गया है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, एक टेबल वैल्यू होती है। अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो हमने कैलकुलेशन करके जो वैल्यू हमारे पास आई है, अगर वो टेबल वैल्यू से ज्यादा होती है, टेबल वैल्यू क्या होता है, एक तरीके से हमारा बेंचमार्क होता है, ये स्टैंडर्ड होता है कि इतनी वैल्यू आ जानी चाहिए। लेकिन अगर इस टेबल वैल्यू से ज्यादा आ जाती है हमारी वैल्यू तो हम उस डिसीजन को कर देते हैं रिजेक्ट। लेकिन अगर टेबल वैल्यू से हमारी वैल्यू जो है वो कम आती है, मतलब बेंचमार्क को हमने क्रॉस नहीं किया, हम उस बेंचमार्क से, उस स्टैंडर्ड से नीचे हैं, उससे कम हमारी वैल्यू आई है कैलकुलेटेड वैल्यू, तो उस जो डिसीजन होता है उसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, जो कि बेनिफिशियल रहता है। तो टेबल वैल्यू से कंपेयर करना है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू को। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम है तो हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये था ऑल अबाउट एरर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, दोनों में ही ये जो टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, दोनों ही पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये था ऑल अबाउट हाइपोथेसिस। लेकिन हाइपोथेसिस को अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट भी किया जाता है। लेकिन टेस्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जो टेस्ट हमने किए, एच टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, काई-स्क्वायर, ये जितने भी टेस्ट हैं, जो पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम जिसे बोलते हैं, वो हम करेंगे हमारे पेपर 2 में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये जानना कि टेस्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, तो वो अब हम करेंगे।
सो नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस की हाइपोथेसिस को अगर हमें टेस्ट करना है तो कौन कौन से जो सीक्वेंस है या कौन कौन से स्टेप है, प्रोसेस है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। हाइपोथेसिस डेवलप करने में हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर आता है डिटरमाइन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का लेवल मैंने अभी आपको बताया कि जो एक रिसर्चर होता है वो एक रिस्क या टाइप 1 एरर को सिलेक्ट कर लेता है कि कितने % चांसेस हैं कि उसका जो डिसीजन है वो गलत हो सकता है। तो उसमें हमने क्या किया, या तो वो 1% करता है या फिर 5% करता है। अगर वही चीज है कि अगर हम 100% के अकॉर्डिंग चले तो वो 1% हो गया या 5% हो गया, या जो हम इसको क्या करें 1 के बेस पे चले तो हमारा जो 1% होता है, 1 का 1% कितना हुआ, 0.1 हुआ। तो 0.1 या 0.5 हमारा हो जाता है। रिसर्चर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिटरमाइन करेगा, मतलब कि जो टाइप 1 एरर था जिसे हम अल्फा बोलते हैं, रिस्क होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यूजुअली लिया जो जाता है दैट इज 5% लिया जाता है। अगर हम 1 की फॉर्म में लेके चले तो वो 0.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एक जो रिसर्चर होता है वो सिलेक्ट करता है टेस्ट को कि अब उसे कौन सा टेस्ट लगाना है। टेस्ट मतलब एच टेस्ट लगाना है, उसे टी टेस्ट लगाना है, उसे अनोवा लगाना है, काई स्क्वायर लगाना है। तो वो टेस्ट क्या होगा, वो सिलेक्ट करेगा। उस टेस्ट के बेसिस पे क्या करेगा, वो डाटा कलेक्ट करेगा। क्योंकि जो टेस्ट होते हैं ना, कईयों में क्या होता है, रिक्वायर्ड होती है स्मॉल सैंपल रिक्वायरमेंट की और कईयों में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एक बंदा क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा एज पर टेस्ट जो उसने लगाना है। फिर उसके बाद वो टेस्ट को कंप्यूट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, इस कैलकुलेटेड वैल्यू को एक सिग्निफिकेंट वैल्यू से क्या करता है, कंपेयर करता है, जो कि उसने यहाँ पर 0.5 ली थी। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू से जब इसने पी वैल्यू को या फिर जो हमारी टेस्टेड वैल्यू जो निकल के आई उसके साथ क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर हमारी जो पी वैल्यू है वो हमारी वैल्यू कम होती है अल्फा से या सिग्निफिकेंस लेवल से या टाइप 1 एरर से, तो हम क्या करते हैं, इस हाइपोथेसिस को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर हमारी पी वैल्यू ज्यादा होती है अल्फा से, सिग्निफिकेंस लेवल से, तो यहां पर हम हमारे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं। दैट मीन्स यहां पर हम फेल टू रिजेक्ट, हम यहां पर रिजेक्ट नहीं कर पाते। दैट मीन्स सिंपल कि हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं हाइपोथेसिस को। तो यहां पर फिर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन को अपनी राइटिंग में लिख देते हैं कि हमने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। तो जब भी आप सीक्वेंस देखते हो, कहीं पर भी आप देखोगे तो आपको या तो यहां पर ये सेकेंड और थर्ड स्टेप ऐसे दिखाई देगा, या फिर जो ये टेस्ट को सिलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, फिर कंप्यूट करना, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिटरमाइन करना। तो इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा, दोनों ही सही है। आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि ये वाला मेथड जो मैंने लिखा है वो गलत है, या यहाँ पर ये जो स्टेप है टेस्ट वाला वो सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। दोनों ही स्टेप्स सेम है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। जो मेन आपकी स्टेप शुरू होता है वो यहाँ से हो जाता है कि आपको क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना है और उसको बाद में कंपेयर करना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। तो ये आपका एक सही सीक्वेंस, आप इसको गलत नहीं बोल सकते हैं। तो हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, हाइपोथेसिस के टाइप्स, हाइपोथेसिस की स्टेप ऑफ टेस्टिंग, तो ये हम कर चुके हैं। जब हम पेपर 2 करेंगे तो हम टेस्टिंग भी देख लेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स को लगाकर कितना उसके अंदर सैंपल डिजाइन होता है, कितने उसमें सैंपल्स सिलेक्ट करने होते हैं। तो वो सारी चीजें हम क्या है, हमारी किसी और वीडियो में जो स्टैटिस्टिक के टेस्ट होंगे उसमें हम कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एक तरीके से मैंने आपको बताया एक मैप होता है जिसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं। इसको हम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, मास्टर प्लान भी बोलते हैं। तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जिस तरीके से हमें कहीं जाना होता है तो हम हमारे मोबाइल में क्या खोल लेते हैं, मैप खोल लेते हैं, ताकि हमें रास्ता पता चले कि हमें कहाँ जाना है, कितना टाइम रह गया, तो हम खोल लेते हैं ना। तो उसी तरीके से रिसर्च करने के लिए भी हमें क्या है, एक रास्ते की रिक्वायरमेंट होती है। एक हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पहुंच गए, हमें आगे कितना और जाना है या हमें आगे क्या करना है। तो उस अकॉर्डिंग भी रिसर्च डिजाइन बनाया जाता है, जो एक तरीके से मास्टर प्लान होता है, फ्रेमवर्क होता है, ब्लूप्रिंट होता है, या जिसको हम मैप भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च को किस तरीके से करना है, वो क्या होता है, हमारा रिसर्च डिजाइन होता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो हमें सब कुछ बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारी चीजें क्या रिसर्च डिजाइन में हम लिख देते हैं। फिर क्या आता है, दैट इज ग्लू। रिसर्च डिजाइन इज अ ग्लू जो होल्ड करके रखता है सारे रिसर्च के एलिमेंट्स को, कि रिसर्च के अंदर क्या होना है, कैसे होना है, वो सारी चीजें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या करता है, अपने अंदर जोड़ के रखता है। उसे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। एनी डाउट अराइज, अगर हमें कोई भी डाउट अराइज होता है ना कि हमें अब आगे क्या करना है, हम एक स्टेज पे पहुंच गए, हमें समझ नहीं आ रहा आगे हमें अब कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, हम आगे क्या करें, तो उस बेसिस पे क्या होता है, एक रिसर्चर प्रेफर करता है कि अब रिसर्च डिजाइन देख लो। रिसर्च डिजाइन देखते ही उस पर्सन को पता चल जाता है, एक तरह से गाइडेंस मिल जाती है कि उसे अब आगे क्या करना है। जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या करता है,
इंश्योर करता है इंटरनल वैलिडिटी ऑप्टिमली, कि इंटरनल वैलिडिटी हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमें कौन बताता है? रिसर्च डिजाइन बताता है। रिसर्च डिजाइन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिलायबल होना चाहिए, बार बार उसके रिजल्ट्स चेंज ना हो, कि हम पहली बार देख रहे हैं तो हमें कोई और रास्ता मिल रहा है, सेकंड बार देख रहे हैं तो कोई और रास्ता मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रिलायबल होना चाहिए, उस पर हम यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। फिर आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या कहता है? कि रिसर्च डिजाइन को बहुत ज्यादा ना हमें रिजिड नहीं रखना। रिजिड का मतलब क्या हुआ? कि हमने जो ब्लूप्रिंट बना दिया या जो हमने फ्रेमवर्क बना दिया उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो हमारा जो रिसर्च डिजाइन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि हम एज पर आवर पॉसिबल एफर्ट्स हम क्या करें, उस चीज को चेंज कर सके। लेस एक्सपेरिमेंटल एरर, कि इसके अंदर जो एरर के जो चांसेस होते हैं वो कम होने चाहिए। इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए। ऐसे नहीं हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया, वो ब्लूप्रिंट ही बहुत ज्यादा महंगा हो तो हमारी रिसर्च कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इंफॉर्मेशन यील्ड या आउटपुट, हमारा जो रिसर्च डिजाइन है वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, जहां से हमें इन्फॉर्मेशन या आउटपुट क्या है मिलनी चाहिए। टाइम स्पेसिफिक, मतलब कि इतना स्पेसिफाई होना चाहिए कि हमें हर चीज टाइम पे किस तरीके से कवर करनी है सब कुछ हमें पता चल जाए कि इतने टाइम में ये प्रोसेस हो जानी चाहिए, फिर अगला जो स्टेप है वो इतने टाइम में हो जाना चाहिए। तो वो टाइम स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो टाइम बहुत ज्यादा ले ले। तुम्हारी रिसर्च डिजाइन क्या है, बहुत ही अच्छी, रेलिवेंट होनी चाहिए। इन्हीं सभी फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या है, रिसर्च डिजाइन बनानी है। अब देखो, ये तो हुआ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन से पहले हम क्या करते हैं, हम एक रिसर्च प्लान बनाते हैं। तो वो रिसर्च प्लान क्या होता है? जैसे कि इसने यहाँ पर बोला कि प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट, ये क्या है, प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। लेकिन रिसर्च प्लान क्या होता है? वो एक थियोरटिकल आइडिया होता है। जब हम हमारे माइंड में सोचते हैं ना कि हमें रिसर्च इस तरीके से करनी है, जब हमने उसे एक रिसर्च डिजाइन की फॉर्म में नहीं किया, उसे प्रैक्टिकली एक बार हमने कहीं एक तरीके से लिख नहीं दिया, तब तक वो हमारे क्या है, माइंड में रहता है। तो जब वो चीजें हमारे माइंड में रहती हैं, हमारे आइडिया बन के रह जाती हैं, थियोरटिकल आइडिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च प्लान बोलते हैं। और रिसर्च प्लान रिसर्च डिजाइन से पहले कर लिया जाता है। अब प्लान क्या होता है? प्लान मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड, या जिसको हम रफ आइडिया बोल सकते हैं, रफ प्लान बोल सकते हैं, जहां पर हम रिसर्च की क्या करते हैं, हमारे माइंड में ही कुछ एक्टिविटीज को डिफाइन कर देते हैं या बाउंड्रीज बना देते हैं हमारी एक्टिविटीज की, कि हमें कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। तो वो सारी चीजें जब हमारी सिर्फ माइंड में होती है तो वो रिसर्च प्लान होता है, और जब वो चीजें एक प्रैक्टिकल फॉर्म में हमारे सामने होती हैं, दैट इज रिसर्च डिजाइन। तो बेसिकली डिफरेंस इसके अंदर यही है, रिसर्च प्लान और रिसर्च डिजाइन में। अब रिसर्च डिजाइन के अंदर ना 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट सैम्पलिंग डिजाइन होता है, सेकंड ऑब्जर्वेशनल डिजाइन होता है, थर्ड स्टैटिस्टिकल डिजाइन होता है, और फोर्थ हमारा ऑपरेशनल डिजाइन होता है। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट रिसर्च डिजाइन का क्या है, सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन क्या कहता है कि ऑल अबाउट सैंपल, सैंपल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर आ जाएगा। सैम्पलिंग डिजाइन में वही चीज कि हम एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं रिलेटेड टू सैम्पलिंग, कि हमें सैम्पलिंग में क्या करना है, कैसे करना है, कितने सैंपल होंगे, मेथड क्या होगा सैम्पलिंग का, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। फिर उसके अंदर एरर भी आते हैं, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं। सैंपल साइज कितना होगा, स्मॉल साइज होगा, बिग साइज होगा। तो वो सारी चीजें, जितनी भी चीजें सैम्पलिंग के बारे में होती हैं, सैंपल के बारे में होते हैं, वो आ जाता है हमारा सैम्पलिंग डिजाइन में। अब जो मैंने आपको बताई एक स्टैटिस्टिक की सीरीज जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके अंदर अगर आप देखते हो तो 7.1 से 7.6 तक, मतलब 6 वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, डाटा कलेक्शन कैसे होती है, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग में हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हर एक सैम्पलिंग के टाइप्स की मैंने आपको वहां पर मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब कुछ पूरा डिटेल में मैंने आपको करवाया है। तो आप वो भी वीडियोस जो हैं वो जरूर देख लें, जिससे आपको सैम्पलिंग डिजाइन, इवन कि आपके पेपर 2 में भी सैम्पलिंग डिजाइन से रिलेटेड काफी जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, हमारे सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी होते हैं, हमारे जो साइज है वो स्मॉल साइज रहेगा, बिग साइज रहेगा, वो सारी चीजें क्या है हमारी सैम्पलिंग के अंदर ही कवर होंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन क्या कहता है कि जब भी हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो वो किस वे से करेंगे, हम जब भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम किन इंस्ट्रूमेंट्स को
यूज करके हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। हम ऑब्जर्व किस तरीके से करेंगे, हम किसी बंदे को डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे या इनडायरेक्ट करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट होके ऑब्जर्वेशन करेंगे या नॉन पार्टिसिपेटरी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। तो वो सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो किस में आ जाएंगी, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में आ जाएंगी, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैटिस्टिकल डिजाइन। स्टैटिस्टिकल डिजाइन क्या कहता है कि जब हम हमारे कुछ टेक्निक्स, जहां पर स्टैटिस्टिकल आ जाए ना वहां पर टेक्निक्स, मेथड, टूल्स, टेक्नोलॉजी, तो ये सारे जो की पॉइंट्स हैं इसको आपको याद रखना है। आपको डायरेक्ट मैच द कॉलम में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो स्टैटिस्टिकल डिजाइन है वो किससे रिलेटेड है, वो टूल्स, टेक्निक्स, मेथड, मेथडोलॉजी से कनेक्टेड है कि किस तरीके से हमें डाटा को कलेक्ट करना है, किस तरीके से हमें डाटा को एनालाइज करना है। वो सारे टूल्स, मेथड्स वो किस में आ जाते हैं, स्टैटिस्टिकल डिजाइन में आ जाते हैं। और स्टैटिस्टिकल डिजाइन क्या है, वो एनालाइज करने के लिए एक प्री प्लान डिजाइन होता है। दैट मीन्स हम ऑलरेडी पहले से ही हम डिजाइन कर लेते हैं, हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमें एनालाइज करने के लिए किस टूल्स की रिक्वायरमेंट है या हम किस टूल को यूज करने वाले हैं। तो वो किस में आता है, वो स्टैटिस्टिकल डिजाइन में आता है। फिर आता है हमारा ऑपरेशनल डिजाइन। ऑपरेशनल डिजाइन क्या होता है, हमारा एक प्रैक्टिकल डिजाइन होता है। ऊपर वाला तो हम प्री प्लान कर रहे हैं ना कि हमें ऐसा करना है, हम इस टूल को यूज करेंगे, लेकिन ऑपरेशनल डिजाइन, ऑपरेशनल नाम से क्लियर है, ऑपरेशनल मतलब हमें कुछ वर्किंग करनी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी किसी चीज की। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोसीजर। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, हमारा कोई भी प्रोसीजर है, उसको हम क्या कर देते हैं, हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कॉस्ट को ध्यान में रखना, टाइम को ध्यान में रखना, हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो रिसर्च डिजाइन होता है वो दो वे से हो सकता है। या तो हमारा जो रिसर्च डिजाइन है वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। जब हमने हमारी जो पार्ट 2 किया था रिसर्च में, उसमें हमने क्या बात की थी कि हमारा जो स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब कोई भी चीज है वो सिस्टमेटिक वे से चलेगी, स्ट्रक्चर्ड होगा, तो वो कहाँ पर होता है, वो क्वांटिटेटिव में होता है। जहां पर हम डिडक्टिव की बात करते हैं, जहां पर हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, तो जहां पर पॉजिटिविज्म डिडक्टिव या फिर क्वांटिटेटिव होता है, वहीं पर हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। और इसके अपोजिट क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, क्वालिटेटिव में होता है, इंडक्टिव में होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में, या जिसे हम इंटरप्रिटिज्म भी बोलते हैं। तो इन सभी चीजों में क्या होता है, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास रिसर्च डिजाइन में 3 तरह के रिसर्च है, लाइक एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। पर एक्सप्लोरेटरी क्या कहता है कि जहां पर हम किसी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे पास आइडिया क्लियर नहीं है, हम उस आइडिया को क्लियर करना चाहते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे जो वाइडर एरिया पर क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन की टूल लगाते हैं, लाइक प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ऑनलाइन डाटा, हम सारे डाटा यहाँ पर लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने क्या फर्स्ट वीडियो में की थी। अब उसी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को अगर हम रिसर्च डिजाइन के वे से देखें तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या हो जाती है, ये अनस्ट्रक्चर्ड हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये क्वालिटेटिव है, इंडक्टिव है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ठीक है। उसी के अपोजिट हमारी जो डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव मतलब हमें डिस्क्राइब करना है हमारे फैक्ट्स को, हमारी कोई भी कंडीशंस हैं उनको एज इट एज, तो वो क्या होती है, हमारी डिस्क्रिप्टिव होती है। फिर आता हमारा एक्सपेरिमेंटल, जहां पर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल किया था, कॉज इफेक्ट किया था, बहुत सारे वेरिएबल्स किए थे, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल जो दोनों ही हैं वो क्या है, वो स्ट्रक्चर्ड है, ये क्वांटिटेटिव है, ये डिडक्टिव है, ये पॉजिटिविज्म है, ठीक है। तो यहां से आपको याद रखना है कि जो हमने पहले रिसर्च किए थे वही रिसर्च डिजाइन में भी आते हैं। अब इसी को अगर हम एक और फॉर्म से करके देखें तो हमारा जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या कहता है कि हम 2 फॉर्म में इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी जो हमने यहाँ पर ऊपर किया, और सेकंड कंक्लूसिव आता है। कंक्लूसिव के अंदर ही ये 2 आते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। जैसे कि यहाँ पर देखो, कंक्लूसिव में डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। और जब हमने डिस्क्रिप्टिव किया था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि ये क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल होता है। और जहां पर हमने कॉरिलेशनल डिजाइन किया था, कॉरिलेशनल रिसर्च किया था, उसका मैंने सेकंड नेम आपको बताया था, दैट इज क्रॉस सेक्शनल। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको पहले भी करवा चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे अब दोबारा इसको आपको डिटेल में करवाने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने रिसर्च के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पहले उन्हें देख लें, क्योंकि ये सारी चीजें वही रिपीट हो रही हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा नहीं करवाऊंगी। अब जो रिसर्च डिजाइन होता है ना, वो एक चीज पे डिपेंड होता है, दैट इज रेफरेंस पीरियड। कैसा रिसर्च डिजाइन हम बनाएंगे वो रेफरेंस पीरियड पे डिपेंड करता है। अब रेफरेंस पीरियड होता क्या है, रेफरेंस पीरियड इज द पीरियड ऑफ रिसर्च, कि कितना टाइम हम रिसर्च को परस्यू करके रखते हैं। रिसर्च स्टार्ट होने से एंड होने तक कितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पीरियड। अब जो रेफरेंस पीरियड होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन या स्टडी डिजाइन, सेकेंड इज प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन या प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन। देखो रेट्रो क्या होता है, पास्ट,
और प्रोस्पेक्टिव, प्रोस मतलब आगे आने वाला टाइम, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या कहता है कि बैकवर्ड लुकिंग, मतलब वो सिचुएशंस जो पास्ट में हो गई हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। लेकिन वो सिचुएशन जो कि फ्यूचर में होंगी, लेकिन फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, उसकी अगर हम प्रिडिक्शन भी करते हैं तो वो भी हमारी क्या होती है, 100% ट्रू नहीं होती। प्रिडिक्शन क्या होता है, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है। तो वो सिचुएशंस या वो फ्यूचर की सर्कमस्टांसेस जो ओकर होने की पॉसिबिलिटी होती है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं, या फॉरवर्ड लुकिंग, हम आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में एनालिसिस करना, या फिर जो प्रोस्पेक्टिव है वो क्या कहता है कि जो आने वाले टाइम में होने वाला है, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। और जो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव होता है इसी को हम क्या कहते हैं, बायोग्राफिकल रिसर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोग्राफिकल रिसर्च। और ये बायोग्राफिकल रिसर्च PYQ में पूछा गया है कि किसको हम बायोग्राफिकल रिसर्च बोलते हैं, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। जैसे कि हमने रिसर्च डिजाइन किया उसी तरीके से एक मॉडल भी आया, रिसर्च ऑनियन मॉडल। इसमें क्या है, 6 लेयर्स हैं, इसीलिए इसको क्या है, ऑनियन बोला गया। जैसे ऑनियन में लेयर्स होती है ना, उसी तरीके से हमारे जो इस मॉडल है उसको डिफाइन किया गया कि कुछ लेयर्स हैं। सॉन्डर्स, लेविस एंड थॉर्नहिल ने क्या किया, इस रिसर्च ऑनियन मॉडल को डिफाइन किया अपनी एक बुक में, जिसका नाम क्या था, रिसर्च मेथड्स फॉर बिजनेस स्टूडेंट। बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च मेथड्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से रिसर्च वर्क करती है। तो ऑल अबाउट क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ इंटायर रिसर्च। हमने रिसर्च डिजाइन को क्या बोला था, फ्रेमवर्क बोला था। उसी तरीके से जो ये मॉडल है ना, वो भी हमारे रिसर्च को एक फ्रेमवर्क की तरह दिखाता है कि हमारी रिसर्च कैसे होनी चाहिए। और जो ये मॉडल है इसका मेन एम क्या था, टू एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ writing a dissertation to help students to create a better methodology। यहाँ पर भी क्या कहा गया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करना चाहते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स डिफरेंट 6 स्टेजेस से क्रॉस होकर अपनी एक क्या है, एक मेथडोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, डिसर्टेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेमवर्क ऑफ इंटायर रिसर्च क्या कहता है, जिस तरीके से मैं आपको ये ऑनियन दिखाती हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया, ये क्या है, 6 लेयर ऑनियन है, 1 2 3 4 5 6 लेयर ऑनियन है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट लेयर जो है वो क्या कहता है, फिलोसफी। फिलोसफी में क्या आता है हमारा, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म आता है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी, ये सारी टर्म्स हम पहले की जितनी भी क्लासेस हैं उसमें हम कर चुके हैं। सेकंड हमारा क्या आता है, अप्रोचेस। अप्रोचेस में क्या आता है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, एबडक्टिव। यहाँ पे मैंने इंडक्टिव और डिडक्टिव तो आपको करवा दिया है। एबडक्टिव क्या होता है, अब आप यहाँ पर सुन लो। एबडक्टिव क्या होता है, जब भी हमारी रिसर्च जो होती है वो गेस वर्क पे बेस होती है। जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो वहां पर हम हमारे गेस आइडियाज लगाते हैं। और ये जो एबडक्टिव रिसर्च होती है ये मिक्सचर होता है बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये बीच की रिसर्च होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव के बीच की जो रिसर्च होती है दैट इज एबडक्टिव रिसर्च। थर्ड इसमें क्या आता है, मेथडोलॉजिकल चॉइस। मेथडोलॉजिकल चॉइस यहाँ पे क्या कहते हैं कि मोनो मेथड, मतलब कि हम क्या करेंगे, एक सिंगल, मोनो मतलब सिंगल मेथड को यूज करेंगे। फिर आता है मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड मतलब 1 और 2 दो मेथड्स को यूज करते हैं हम मिक्स करके, दैट इज मिक्स्ड मेथड। मल्टीपल मेथड क्या होता है कि जहां पर हम 3 या 3 से ज्यादा मेथड्स को यूज करते हैं, दैट इज मल्टीपल मेथड्स। फिर हमारा फोर्थ आता है इसमें स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज मतलब कि कौन कौन सी रिसर्च के जो टाइप्स थे हमारे, हमने जो किए, तो वो कौन कौन से रिसर्च हम क्या है कर सकते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे, केस स्टडी, एक्शन, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, या एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, जितने भी टाइप के हमारे रिसर्च थे ना वो सारे क्या आ जाते हैं, स्ट्रेटजीज में आ जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ ओवरव्यू है आपका, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको करवा दी है। फिर आता हमारा टाइम ओरिजिन, कि टाइम कितना लगेगा हमारे रिसर्च में, लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा टाइम लगना एक वेरिएबल पे, और क्रॉस सेक्शनल क्या कहता है कि हमारे पास वेरिएबल बहुत सारे हैं लेकिन टाइम क्या है, एक ही टाइम में हम बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। तो टाइम ओरिजिन, इन दोनों को भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर हमारा आता है टेक्निक एंड प्रोसीजर्स। टेक्निक क्या कहता है कि किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, कौन से मेथड्स को, कौन से प्रोसीजर्स को यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे डाटा को कलेक्ट करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो किस चीज पे होगी, डाटा कलेक्शन पे होगी, सैम्पलिंग पे होगी। ठीक है, इस मॉडल ऑफ फ्रेम में हमारा क्या रह गया, हमारा सिर्फ सैम्पलिंग वाला रह गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करवा दूंगी ताकि आपकी ये चीज भी ना रहे। तो यहाँ पर क्या है, जो रिसर्च ऑनियन मॉडल है वो सिर्फ वही चीजें बता रहा है जो आपने प्रीवियस में कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपको उस लेयर के अकॉर्डिंग बता दिया कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले लेयर आपको क्या कहती है कि पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी। सेकंड डिडक्टिव, इंडक्टिव और एबडक्टिव कहता है। और थर्ड हमारे पास क्या होता है कि जो हम मेथड यूज करेंगे, मोनो, मिक्स्ड या मल्टीपल, वो। और फोर्थ में हमारा क्या आ गया,
हमारे जो रिसर्च के डिजाइन थे कि कौन सी रिसर्च हमें यूज करनी है, टाइप्स ऑफ रिसर्च या मेथड ऑफ रिसर्च, वो इसमें आ जाते हैं। फिर हमारे टाइम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं कि हमें टाइम कितना यूज करना है, एंड लास्ट इज डाटा कलेक्शन, और उस डाटा को क्या करना है, हमें एनालाइज करना है। तो ये हमारी पूरी क्या है, रिसर्च का मॉडल है, रिसर्च ऑनियन मॉडल, जिसके अंदर 6 लेयर्स मैंने आपको डिफाइन की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक टू माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए देन यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स नेट GRF। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।